हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो कि आपके न्यूली सिलेबस 2022-23 के अंदर इंक्लूड किया गया है। और उसमें हम डिस्कस करेंगे पूर्वोत्तर भारत को। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम डिस्कस करेंगे पूर्वोत्तर भारत को। और इसमें हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा वो रहेगा भारत में स्वायत्तता की मांग, यानी कि अलग राज्यों की जो मांग भारत में की गई है पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, तो आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में, जो कि अभी थोड़े दिनों बाद ही होने वाला है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्षेत्रीय दलों के उदय और क्षेत्रीय दलों से संबंधित जो भी बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको डिस्कस कर रखा है। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था पंजाब संकट को, और इसका जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कश्मीर मुद्दे को। और आज जो ये टॉपिक है इसका फाइनल लेक्चर है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्वायत्तता के लिए जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए हैं उन आंदोलनों की। और यहां पर भी बेसिक हमारा फोकस रहेगा भारत में स्वायत्तता के प्रमुख आंदोलनों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए फटाफट एक बार हेडर लिख लेंगे आप। आज जो हम लेक्चर लेंगे वो किस पे लेंगे? पूर्वोत्तर भारत पर लेंगे, यानी कि भारत के जो पूर्व में राज्य हैं उनमें हमने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, वहां पर स्वायत्तता को लेकर क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या मांग है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैप के माध्यम से भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। और ये जो मैप है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पर आप एक राज्य देख पा रहे हैं, सिक्किम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिक्किम जो है वो भारत के लिए एक अलग राज्य बना। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एपी को देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। तो इस तरीके के जो भी सारी चीजें हैं, जो भी आपके पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो भी स्वायत्तता को लेकर जो संघर्ष चले हैं, जो आंदोलन चले हैं, इन सबको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स क्लियर है बेटा आपको? आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं एक बार थम्स अप कर देंगे अगर आपको क्लियर है चैट बॉक्स में। कुछ बच्चे ही थम्स अप करते हैं, आवाज सभी को आ रही है, सभी सुन पा रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आपको समझ आ गया बेटा आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं? चलिए, कोमल, गोविंद, लक्ष्मी, निशांत, चलिए सभी को समझ आ गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बता रहे हैं कि भाई हमें प्रीवियस वीडियो देखना है। तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ तेजस एजुकेशन पॉइंट 2.0, तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रीवियस क्लासेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपनी पीपीटी पर, जहां पर हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के रूप में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्वायत्तता के लिए जो आंदोलन है ये क्यों हो रहे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस। तो जब भी हम किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र की जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? स्वशासन। और बेसिकली अगर मैं बात करूं संप्रभुता का मतलब क्या होता है? अपने निर्णय लेने की शक्ति। चाहे वो आंतरिक हो, शक्ति क्या हो सकती है कि भाई हमें आंतरिक कैसे निर्णय लेने हैं, और दूसरी क्या हो सकती है? बाह्य भी हो सकती है कि हमें बाह्य निर्णय कैसे लेने हैं। तो किसी भी राज्य के पास अगर ये दोनों शक्तियां हैं कि वो अपने निर्णय जो है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, उसको लेने की शक्ति उसके पास है, तो उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो करते हैं संप्रभुता। तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में संप्रभुता एवं उस क्षेत्र से संबंध किसी भी प्रकार के आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने का जो एकाधिकार है, उसी को लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? स्वायत्तता। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर क्वेश्चन आ रहा है कि स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं, तो क्या आप लिख पाएंगे? चलिए अब देखते हैं कि स्वायत्तता की जो मांग है वो कितने प्रकार की हो सकती है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक क्या है, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है ये किसको लेकर है? स्वायत्तता को लेकर है। तो स्वायत्तता की मांग की बात करें
तो स्वायत्तता की मांग दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हम देख सकते हैं संघ यानी कि किसी देश में बने रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता या अधिकारों की मांग। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत की, तो आप भारत के राज्य में रहते हुए ही अपने लिए क्या चाहते हैं, अधिक स्वायत्तता चाहते हैं, अपने लिए अधिक अधिकार चाहते हैं, तो वो भी स्वायत्तता के अंतर्गत आता है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि एक अलग राज्य या देश की मांग। तो हमने अपनी पिछली स्लाइड में यानी कि पंजाब वाली स्लाइड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो हमने खालिस्तान की बात करी थी, तो खालिस्तान एक तरीके से क्या कह रहा था कि वो अलग राज्य की या अलग देश की मांग कर रहा था कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते, हमें क्या चाहिए, एक अलग देश चाहिए, जिसका नाम उन्होंने खालिस्तान रखा। तो यहां से देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि स्वायत्तता की मांग के कोई दो प्रकार बताएं। तो दो प्रकारों में आप क्या लिख सकते हैं, पहला क्या हो गया कि भाई संघ में यानी कि देश में बने रहते हुए अधिक अधिकार प्राप्त करना, और दूसरा क्या है, देश से बाहर जाकर या अलग राज्य या अलग देश की मांग करना। जो है ये दो प्रकार है जिन्हें आपके सिलेबस में जगह दी गई है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थम्स अप कर देंगे अगर आपको क्लियर है तो। क्या आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? कुछ बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्या सभी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? चलिए हो रही है, अंचल ने बता दिया, थैंक यू अंचल। तो अब यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट हेडर देखना है, नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में स्वायत्तता की जो मांग है, जो उसकी डिमांड है, उसकी शुरुआत कब से देखी जा सकती है, कब हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर के रूप में कि भारत में जो स्वायत्तता की मांग की शुरुआत है, इसका जो आरंभ है, वो हम 1970 यानी कि 1917 के दौरान देख सकते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पूर्वोत्तर राज्यों से होती है, जो कि अभी हम अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैप में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहां से आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में स्वायत्तता की मांग कब से शुरू होती है, तो 1970 से शुरू होती है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत में स्वायत्तता की मांग कौन से राज्यों से शुरू होती है। तो यहां पर आप क्या आंसर लिखेंगे, शाबाश बहुत अच्छे बेटा, आपको आंसर पता है, पूर्वोत्तर राज्यों से इसकी शुरुआत होती है। अब पूर्वोत्तर राज्यों को कई बार हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर यानी कि सात बहनों के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सात बहनों के नाम से या सेवन सिस्टर्स के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जो पूर्वोत्तर के राज्य है, जो सात राज्य हैं, उन्हें ही सेवन सिस्टर्स या सात बहनों के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक बार थम्स अप कर देंगे अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। चलिए शाबाश, गोविंद, अंचल, अरीब, यस, प्रियंका, सुमैया, साक्षी, चलिए सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे बेटे, क्लैप फॉर यू। अब यहाँ पर हम इन्हीं सेवन सिस्टर्स के बारे में किस तरीके से स्वायत्तता की मांग उठाई गई है, उनको अपनी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, जिसे कि हम एपी के नाम से भी जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश स्टैंड्स फॉर एपी। तो आजादी के समय की बात करें तो आजादी के समय मणिपुर, त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्य क्या कहलाते थे, असम कहलाते थे। तो यहाँ पर हमने किस किस को छोड़ा है, मणिपुर को, और अगर त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो भी सारे वहां पर राज्य थे, उन सभी को असम के नाम से जाना जाता था, वह असम का क्षेत्र कहलाते थे। जो कि बाद में समय के साथ साथ क्या हुआ, इनमें परिवर्तन आता गया और ये भी भारत के अलग अलग राज्य बनते गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की जो सरकार है उन पर असमी भाषा को क्या कर रही है, थोप रही है, वो नहीं चाह रहे हैं, उसके बाद भी उस पर थोप रही है, तो उन्होंने इस इलाके की राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठाई। यानी कि अब हम जो है वो असम के साथ नहीं रहना चाहते, हम क्या है, अपना एक अलग राज्य जो है वो चाहते हैं। जिसके कारण पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजातीय समुदायों की बात करें तो वहां पर नेताओं की मांग थी कि असम से अलग होकर एक जनजातीय राज्य को बनाया जाए। अब वो कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, नाम हमने पहले मेंशन कर दिया है, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो आखिरकार क्या होता है कि एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य जैसे मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए गए।
इसके अतिरिक्त त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, दिया गया। इज दैट क्लियर ऑफ यू, ऑल ऑफ यू? कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ पर? चलिए, सभी को समझ आ गया है। प्रियंका, राकेश, अनुराधा, चलिए सभी ने बता दिया है कि उनको समझ आ गया है। अब इसी के साथ चलते हैं असम की तरफ कि असम में जो व्यवस्था थी उसको किस तरीके से डेवलप किया गया। तो असम में जो संघीय व्यवस्था है और असम जो है उसको अब हम समझेंगे। तो 1972 की बात करें, 1972 की बात करें, तक पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन होने के बावजूद भी, देखिए अभी हमने देखा कि कौन कौन से राज्य बन गए हैं। मेघालय बन गया है, मिजोरम बन गया, अरुणाचल प्रदेश बन गया है। इनके पुनर्गठन होने के बावजूद भी जो स्वायत्तता की मांग है, यानी कि अधिक अधिकारों की, अधिक स्वतंत्रता की मांग है, वो क्या है, वो अभी खत्म नहीं होती है। जैसे अगर असम की बात करें तो असम में बोडो नाम की एक जाति है जो कि और ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। करबी जो है एक जाति है, वो भी कर रहे हैं। दिमसा समुदाय जो है वो भी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, और इसी कारण जन आंदोलन चलाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा विरोधी कार्रवाइयां भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब सरकार के सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो सभी को छोटा छोटा काटेंगे तो भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो इसी इसी कारण जो है वो सरकार के लिए छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। यानी कि किसी भी देश की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर राज्यों की संख्या अधिक हो रही है और बहुत छोटे छोटे राज्य जो है वो अपने आप को बांटना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, किसी भी देश के लिए इस तरीके की कार्रवाई को करना क्या है, संभव नहीं है। और इसी कारण क्या होता है कि उसने संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ प्रावधानों का उपयोग करके इन समुदायों को असम में ही रखा गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ क्लासिफिकेशन की, तो करीबी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दे दी गई। यानी कि एक राज्य के अंदर ही इनकी जो जिला है उनको क्या दिया गया, ज्यादा स्वायत्तता दे दी गई कि आपको अन्य जातियों के मुकाबले जो है वो अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। जबकि बोडो की बात करें तो बोडो जनजाति को स्वायत्तता परिषद का दर्जा दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि जो बोडो जाति थी वो क्या थी, संख्या में अधिक थी, इसीलिए इन्हें क्या दे दिया गया, स्वायत्तता का, यानी कि अधिक स्वतंत्रता का जो परिषद का दर्जा बनाया गया, उन्हें यहाँ पर स्थान दे दिया गया, जिसके कारण वो संतुष्ट हुए और जो है राज्य में जो विरोधी आंदोलन है उन्हें समाप्त किया जा सका। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है बेटा इसमें? अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं बेटा, अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। नो सर। नो सर। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है। और इसमें जो कंटेंट है यहाँ पर आपको देखो बच्चों, जातियों को याद नहीं रखना है। आपको क्या रखना है कि भाई कौन सा राज्य जो है वो कब अलग हुआ, उसके अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है। तो भारत में एज वी ऑलरेडी नो की जो संघीय व्यवस्था है उसको स्थान दिया गया है। और संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो केंद्र होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहां पर हम एक और कबीलाई जाति की बात करेंगे जो कि अपने लिए स्वायत्तता की मांग को निरंतर चलाए हुए है, जिसका नाम है मिजो फ्रंट। और ये जो है ये एक तरीके का अलगाववादी संघर्ष रहा है। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एक ग्रुप है। क्या है? एक ग्रुप है जो कि अलगाववादी संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए एक बार इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो असम में रह रहे मिजो जाति के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को लेकर 1996 में मिजो नेशनल फ्रंट ने सशस्त्र अभियान चलाया। तो सशस्त्र विद्रोह की बात करें तो सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र अभियान का एक सामान्य सा अर्थ क्या है कि जब भी कोई चरम सीमा पर पहुंच जाता है, बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, और किसी भी अभियान में जब शस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो 1996 में मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया, सशस्त्र अभियान को शुरू किया। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई के बाद 1986, डेट याद रखेंगे बेटा, 1986 में राजीव गांधी जो कि उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे और मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेगा के बीच क्या हुआ, एक शांति समझौता हुआ।
और इस समझौते की बात करें तो इस समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा सहित कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1986 में राजीव गांधी और लाल डेगा के बीच में जो समझौता हुआ उसके बाद जो है वो इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आगे हम देख सकते हैं कि मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया, क्योंकि अब उसे क्या मिल चुका है? एक विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। जिसके बाद लाल डेगा मिजोरम के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? एक बार थम्स अप कर देंगे अगर डाउट है तो। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लेक्चर के एंड में इसे डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए शाबाश बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है? गोविंद कुमार, रेडमी, निशांत, सोनिया, अनुराधा, सिमरत। चलिए अगर आपको डाउट नहीं है तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे नागालैंड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम किसकी चर्चा करेंगे? नागालैंड की करेंगे। और नागालैंड में आगामी जीपू फिजू का विद्रोह। देखिए ये जो विद्रोह है, ये अगर आप भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है। यहाँ पर नागालैंड में अंगमी जीपू फिजू के नेतृत्व में, तो ये क्या है? आपके एक नेता हैं। इनके नेतृत्व में क्या हुआ? नागा लोगों ने, एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आजाद घोषित कर दिया था। तो देखिए आजाद घोषित कर देना और आजाद हो जाना, दोनों में एक व्यापक अंतर है। और राज्य में बड़े पैमाने पर हम क्या देख सकते हैं कि जो हिंसक विद्रोह की कार्रवाई है वो किसके द्वारा की गई? जापू फिजू के द्वारा की गई। अब यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार ने फिजो को शांति वार्ता के लिए कई बार निमंत्रण दिया, परंतु उसने बातचीत के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया। तो देखिए कोई भी सरकार जब अपना कोई निर्णय लेती है तो पहले क्या होता है? वार्ता और बातचीत से वह समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब विभिन्न स्तरों पर प्रयास के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ समझौते पर दस्तखत किए, परंतु विद्रोहियों ने इसे समझौते को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जिसके चलते नागालैंड की जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकल पाया। और अभी भी हम क्या देख सकते हैं कि नागालैंड की जो ये समस्या है इसका समाधान होना क्या है? बाकी है। अभी यहाँ पर हमें कुछ और भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे केंद्र सरकार को, ताकि इस तरीके की जो समस्याएं हैं, भारत से अलग होने की समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम खालिस्तान की बात करेंगे। तो बेसिकली पंजाब वाले टॉपिक में हमने खालिस्तान को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो कॉन्सेप्ट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सन 1970 के दशक में अकालियों के एक वर्ग ने पंजाब की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई। और 1973 की बात करें तो यहाँ पर आनंदपुर साहब, जो कि हम अपने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। में हुए एक सम्मेलन में इस आशय पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि इस मांग से जो सिख समुदाय है उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। समय के साथ साथ पाकिस्तान समर्थित कुछ चरमपंथी तत्वों ने भारत से अलग होकर एक अलग देश की मांग करने लगे, जिसे हम खालिस्तान के नाम से जानते हैं। इसकी मांग को शुरू कर दी। बाद में हिंसा का एक लंबा दौर चला, जो कि 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में आकर खत्म हो गया। यानी कि जो खालिस्तान की मांग है, जो वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर अब इसमें कोई खास दम रहा नहीं है। हालांकि इस दौरान कई बेगुनाह लोग जो हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो आई होप अब आपको खालिस्तान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, पंजाब समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप उसका आंसर फ्रेम करने में समर्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम सिक्किम में जनमत संग्रह को डिस्कस करेंगे। यानी कि सिक्किम का जो निर्माण हुआ था उसे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आजादी की बात की जाए तो आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। तो देखिए शरणागति का मतलब क्या होता है कि सिक्किम जो था वो क्या था? भारत की शरण में था। अर्थात सिक्किम की रक्षा की अगर हम बात करें और इसके विदेशी मामलों की बात करें तो इसका जो जिम्मा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी थी? भारत सरकार की थी। जबकि वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी सिक्किम के राजा की थी।
1974 की अगर हम बात करें तो 1974 में सिक्किम में विधानसभा के लिए पहली बार, ध्यान रखेंगे, सिक्किम में पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? 1974 में हुए, जिसमें सिक्किम कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला और यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्षधर में थी। तो पहले चुनाव के बाद ही क्या बात स्पष्ट हो गई कि सिक्किम जो है, जो कि अभी तक शरणागति प्राप्त थी, उसे अब भारत में विलय करवा लिया जाएगा। अगले ही वर्ष यानी कि 1975 में सिक्किम विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई, यानी कि सिक्किम को क्या कर दिया जाएगा, भारत का ही एक पार्ट बना दिया जाएगा। और इस मुद्दे पर सिक्किम में क्या कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि सभी जनताओं से पूछा गया, उनसे संग्रह कराया गया कि आप क्या चाहते हैं, और सिक्किम की जनता ने भारत के साथ सिक्किम के विलय के पक्ष में जो है वो अपनी सहमति जताई। यानी कि जो वोट हुआ, जो कास्टिंग हुई, उसमें जनता ने क्या कहा कि अब हम भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भारत राजी है, सिक्किम की जनता राजी है, तो क्या होगा, अब जो है वो सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया जाएगा। और इसके बाद भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानते हुए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया। कि अगर मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है, आपका मानचित्र में क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का 22वां राज्य किसे बनाया गया, तो सिक्किम को बनाया गया। किस आधार पर बनाया गया, तो जनमत संग्रह के आधार पर बनाया गया। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। चलिए, गुड गुड गुड, प्रियंका, अनुराधा, चलिए शाबाश, सभी को समझ आ गया है। अब आप अपना माइक जो है वो बेटा अनम्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ से जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, जो क्वेश्चन आ सकता है, वो इतने ही है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या है जहां पर हमें अपना ध्यान जो है वो आकर्षित करना बहुत जरूरी है। और उस समस्या को या उस राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गोवा, दमन और द्वीप। तो 1947 में भारत की आजादी के बाद भी गोवा, दमन और दीव जो है वो किसके अंडर था? पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। भारत सरकार ने कई बार पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने के लिए समझाने का प्रयास किया, परंतु पुर्तगाल जो है वो नहीं मान रहा। अब इसके बाद क्या होता है, आखिरकार दिसंबर 1961 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत ने गोवा में अपनी सेना भेजी और 2 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद ही गोवा को क्या करा लिया गया? मुक्त करा लिया गया। दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश, जिसे आप क्या मानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, इसको क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। इसी के साथ अगर हम बात करें, मराठी भाषी क्षेत्र होने के कारण महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी ने गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग की। तो गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग किसके द्वारा की गई थी? गोमतक पार्टी के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? मराठी भाषा बोलते थे। परंतु अधिकतर गोवा वासी अपनी गोवानी पहचान, यानी कि गोवा की जो पहचान है और उसकी संस्कृति को स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। और इसी अहमियत के कारण क्या होता है कि गोवा वासियों को मिली जुली जन भावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने महाराष्ट्र में शामिल होने के मुद्दे पर गोवा में फिर क्या कराया? एक जनमत संग्रह कराया, जिसके परिणाम के आधार पर गोवा को संघ शासित प्रदेश ही रहने दिया गया, उसे महाराष्ट्र में नहीं जोड़ा गया। फिर अगर हम आगे घटना की बात करें तो 1987 में गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि गोवा को 25वें राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1987 में गोवा को क्या दे दिया गया? 25वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पर कोई डाउट है क्या आप लोगों को? माइक एक बार अनम्यूट कर लेंगे बेटा, अब आपके पास पावर है, अब आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अगर गोवा, दमन और दीव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आप उसका आंसर कर पाएंगे? सर समझ आ गया। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए, बहुत अच्छे बेटा। तो यहाँ पर बेटा जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 23 को आपका एग्जाम है। 21 और 22 को हम क्या करेंगे? 2 सैंपल पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। और उसमें से
मैं आशा करता हूं कि 70 से 80% पेपर जो है वो आपका आने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।